अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। अबू सर सलमान नियाज़ी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे आज के शो में शिरकत करेंगे, जबकि अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हस्ब मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ा मुअम्मा जो इस वक्त दरपेश है, जैसे जैसे इस हुकूमत के दिन गिने जा रहे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये है $1 बिलियन क्वेश्चन। चले बिलियंस की बात कर लेते हैं, मिलियन के बजाय जो जितना हमें कर्ज मिला उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? जो केयर टेकर सेटअप है उसके आसार कुछ वाज़े होना शुरू हुए हैं, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसके हवाले से 4W ज़ेर गौर हैं। एक अहम बैठक दुबई में भी है, उसकी भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन जो कुरअ फ़ाल अभी तक निकला किसी के नाम पर दिखाई देता है, वो हमें तो अतर काज़मी लग रहे थे, लेकिन अतर काज़मी की तनकीद की जद में सबसे ज़्यादा रहने वाले इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है सामने कि उनको खुसूसी तैयारे पर लाया गया था। इससे पहले एब्सकॉन्डर वो ठहरे और इससे पहले उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ाम थे। वो खैर एक किस्सा पारीना बन चुका। अब तो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं और उन्होंने IMF से डील भी ला के दी हमें। अब वो जनाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं, अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब अभी ताज़ा तरदीद करके गए हैं कि उनके नाम पे गौर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की, इसे फेक न्यूज़ उन्होंने करार दिया। गैर जानिबदार होना या न्यूट्रल होना अच्छा तस्वुर किया जाता है शफाफ इंतखाबात के लिए। इसहाक डार साहब होते ही नहीं होते ही गैर जानिबदार इंतखाब का तस्वुर कैसे यकीनी हो पाएगा, और आपके ख्याल में इसहाक डार साहब पर आमना और सदकना कहा जा सकता है? देखें, अब इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के अंदर, जो हमने देखा गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, अगर राजा रियाज साहब आपके ऑफिशियल अपोजिशन लीडर हो सकते हैं तो इसहाक डार साहब आपके निगरान वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको रोकती है? यकीन कीजिए कि ये आइन के अंदर इसकी भी गुंजाइश निकाल लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि क्या वो मौजू कैंडिडेट होंगे, ये कहा जा रहा है कि जी मुआशी पॉलिसियों का तसलसल बड़ा ज़रूरी है। एक कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिसके नतीजे में आवाम को कोई रिलीफ मिला हो, जिसके तसलसल के लिए डार साहब को रोकना ज़रूरी है। कोई एक भी ऐसी पॉलिसी हमें तो नज़र नहीं आती। अगर इतने मौशी मैदान के अंदर इन्होंने झंडे गाड़े होते तो इलेक्शंस के नाम से क्या ये हुक्मरान इस तरह खौफजदा होते? क्या इस तरह के निगरान सेटअप की बातें हो रही होती जिस तरह की 2 सूबों के अंदर हमने देखी? और आपने KPK के अंदर एक वजीर से ने तो इस्तीफ़ा दे दिया इसलिए कि वो एक सियासी जमात के जलसे में जाके तकरीरें कर रहा है, पर टीवी के ऊपर बैठ के मोज़िज़ कायदीन ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि किस जमात के कितने लोग इस वक्त निगरान हुकूमत के अंदर हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो, क्या आपको वो गैर जानिबदार नज़र आते हैं? ना ही कोई हमें यहाँ पे गैर जानिबदार नज़र आता है, ना ही यहाँ पे कोई निगरान। लगता तो ये है कि मुल्क के तमाम फैसले अनइलेक्टेड हुकूमतों ने करने। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं उसमें भी तरमीम की जाएगी ताकि वक्त ज़ाया ना हो। भाई 75 साल में जितना वक्त हमने बचाया है वो हमारे सामने नहीं है। क्या ये आइन की रूह है? क्या आइन की मंशा ये है? क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो फैसले करेंगे, निगरान हुकूमतें आके फैसले करेंगी? इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम जो है, जो अवाम का मैंडेट लेके जो लोग आते हैं, चाहे वो नून लीग वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए या तहरीक इंसाफ वाले आए, जो भी अवाम का मैंडेट लेके आएगा उसके पास ये इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर डार साहब को छोड़ें, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना के उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए कि आप उनको जेल नहीं भेज सकते क्योंकि वो तो निगरान वज़ीर आज़म बन गए, तो ये वो भी गुंजाइश निकाल लेंगे। अगर ये वो भी कर लें तो मुझे उस पर भी कोई हैरत नहीं होगी। अच्छा, वैसे राना साहब, ये वाकई सीरियसली फ्लोट किया गया इसहाक डार साहब का नाम, या वो बकौल आपके जो टर्म आप यूज़ करते हैं कोई डिसेप्शन चलाई जा रही है? अभी हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि इरफान कादिर साहब के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कोई नाम नहीं दिया। जिन नामों का आपने इतना चर्चा किया वो कहाँ गए? वो नाम जितने भी आते हैं ना, फ्लोट किए जाते हैं, उनमें से बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी रेयर कि उनमें से कोई जो है वो उसको ही मेक्स इट और शी मेक्स इट। सो वो इसमें एक डिसेप्शन होती है, पल्स देखनी होती है कि कहाँ पे कौन सा बंदा सूट करता है और रिएक्शन क्या आ रहा है, मीडिया का रिएक्शन क्या आ रहा है, पॉलिटिशियंस का क्या आ रहा है, ओपोनेंट्स का क्या आ रहा है। सो रिएक्शन को एक गेज किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक मसला है, जिन लोगों के नाम लिए थे, यस, उन लोगों के नाम, कई लोगों के नाम फ्लोट किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं आप, कि पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया है या नहीं दिया है, पीपल्स पार्टी अपना नाम जो है अपने
छाती पे लगा के रखा हुआ है उन्होंने अभी तक तो, लेकिन वो भी अनकरीब अपना नाम सामने लेके आ जाएंगे, बल्कि नाम नहीं कुछ नाम सामने लेके आ जाएंगे, एक दो नाम सामने लेके आ जाएंगे, एक बैकअप प्लान के लिए होगा और एक सामने होगा। तो ये इस तरह तो स्ट्रेटजी बनी हुई है। जहां तक मसला है इसहाक डार साहब का, इसहाक डार साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, उनके फैमिली टर्म्स हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और उनकी जो मिफ्ता इस्माइल का हशर हुआ वो भी सबके सामने है। ठीक है, इसहाक डार साहब के बारे में वो कहते थे जनाब मिफ्ता इस्माइल कि वो वहाँ पर बैठ के लंदन में बैठ के उनको इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, और कई इंस्ट्रक्शंस वो उसको फॉलो कर लेते थे मिफ्ता इस्माइल, लेकिन कई इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती थी जो कहते थे कि वो मिफ्ता इस्माइल के मैं नहीं फॉलो करूंगा। तो वहाँ पे भी एक टिफ थी, एक बड़ी टेंशन थी बिटवीन द टू। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो मियां नवाज शरीफ साहब के अजीज होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके सामने तो मिफ्ता इस्माइल स्टैंड कहीं नहीं करते ना। और उसके बाद जिस तरीके से उनको बट ये इसहाक डार साहब ठीक है दिल के करीब होंगे नवाज शरीफ साहब के, लेकिन पीपल्स पार्टी उन्हें कैसे कबूल करेगी? और अगर IMF भी इस पर एग्री है, एस्टेब्लिशमेंट भी एग्री है, पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, एक जो कोशिश की जा रही है ना, एक जो माइंडसेट है इस वक्त, वो ये है कि इसहाक डार साहब को रखा जाए और जो भी सूरत निकाली जाए को कानून में जिस तरह भी अमेंडमेंट्स करनी है करके इसहाक डार साहब को वहाँ पे रखा जाए। इसहाक डार साहब अगर रहेंगे तो कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको मैनेज करते रहेंगे इसहाक डार। और 3 माह के लिए मैनेज करेंगे। ये माइंडसेट है इस वक्त और ये अप्रोच है जी। 3 माह तो खैर नहीं, खैर थोड़ा आगे चला जाएगा काम, लेकिन द पॉइंट इज कि वो उसको कंटिन्यूटी रखने के लिए ये अप्रोच रखी गई है कि इसहाक डार साहब को वहां पे रखा जाए कि इसहाक डार साहब कैन मैनेज थिंग्स। तो दिस इज द अप्रोच राइट नाउ। तो अगर वो अप्रोच उसमें वो समझते ही हैं जो भी इस वक्त जो बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर कोई भी नया सेटअप आता है, लेकिन इंटरिम सेटअप आता है, और इंटरिम सेटअप में कोई भी नया फाइनेंस मिनिस्टर लाया जाता है, तो प्रोबेबली जो चंक्स आने हैं IMF से, जो मजीद पैसे आने हैं IMF से, वो हो सकता है उसमें कोई खलल ना पैदा हो जाए। हालांकि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दिया हुआ स्केड्यूल उसी तरह वो सारा स्केड्यूल फॉलो करेंगे IMF वाले। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अप्लाई करने की वजह आपने बता दी। फियर फैक्टर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक फियर फैक्टर है कि जनाब प्रोबेबली कोई ऐसी डिले ना आ जाए किसी जगह पे, कोई अगर महीनों का भी डिले आ जाता है, दिनों का भी डिले आ जाता है, तो एक सिचुएशन बन जाएगी। वो तो सिर्फ लेकिन वो इसहाक डार साहब के जो सिचुएशन, जो स्ट्रेन रिलेशंस रहे हैं, जी। आपने सबने देखा, हमने सबने देखा कि IMF के साथ उनके साथ कोई इतने कंफर्टेबल रिलेशंस नहीं थे, और वो जिस तरीके से IMF को डील कर रहे थे, IMF ने तो बल्कि बाकायदा रिजर्वेशंस का इज़हार किया, जिस तरह उन्होंने IMF मुआहदे को डील किया। राणा साहब तुसी भी कम लंबा ले गए हो। इट्स गोइंग टू बी माय वे और द हाईवे। और एक जुमला ऐड कर दूं कि डार साहब के और IMF के रिलेशन में उसी तरह तनाव रहा जिस तरह मेरा और राणा साहब का होता है प्रोग्राम। ये तो बड़ा हेल्दी इख्तिलाफ है जो आप दोनों रखते हैं। के लिए मैंने कहा आप प्लीज माइक लाहौर दे दें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं अबूजर से जानना चाहती हूँ कि हम नहीं देना चाहते। आपकी चाहत से कुछ नहीं होगा। एक आपकी चाहत है, माइक बंद कर, माइक बंद कर दे। अच्छा अबूजर, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन दोनों की बातों से मिल गए। एक तो ये कि जब IMF मुआहदे की नज़ाकत है तो ये तरद्दुद क्यों किया जा रहा है ट्रांजिशन का कि इक़्तिदार, मतलब चेहरे सिर्फ उनके बल्कि पोर्टफोलियोज बदल रहे हैं, बाकी तो सारा निज़ाम वही रहेगा, चलाया कहाँ से जाएगा ये भी हमारे सामने ही है। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म को मुंतखब वज़ीर आज़म के इख्तियारात देने की तैयारी ये मुमकिन है? देखें, जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है आपका और जो उसका कॉन्टिनेंस है वो तो होती रहेगी, आपको पता है, जिसने करानी है वो करा लेंगे, चेहरा जो भी हो सामने। और जहाँ तक दूसरी बात है, देखें, निगरान जो वज़ीर आज़म होता है या केयर टेकर जो आपका CM होता है, उनका बड़ा लिमिटेड रोल होता है कानून में और आइन के अंदर। वो क्या होता है, इलेक्शन एक्ट है आपका सेक्शन 2 आपका 30 जो है वो कहता है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं आपने वो रन करने हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स, रूटीन मैटर्स जो हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने जिससे आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट बाउंड हो जाए आपके फैसलों से, वो उनको अनडू ना कर सके। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो 230D है सेक्शन,
जो ये कहता है कि इट शुड बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आप कह रही थी शुरू में कि शायद वो इखलाकी एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं, ये कानून की भी जिम्मेदारी है। आर्टिकल आपका सेक्शन 230 सेक्शन कहता है उसका डी, इम्पार्शियल to every person and every political party. So Isaaq Dar being an active member, not active being the Senator. most important leader, one of the top 3 leadership जो उनकी है उसके member हैं, finance minister, he becomes prime minister, तो ये article आपके जो का section 230 है उसकी भी नफी होगी। और उसके अलावा जो आपके आइन में, अच्छा ये बड़े मज़े की बात है, ये आर्टिकल 224 का ये लोग सहारा ले रहे थे, 224A का, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि नहीं जी पूरे मुल्क में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, क्योंकि 224 की नफ़ी होगी जो कहता है केयर टेकर सेटअप इलेक्शन कराए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीत जाती है तो उनका तो हुकूमत होगी कि पीके में और पंजाब में, तो ये तो आपका इलेक्शन कोई न्यूट्रल सेटअप के थ्रू होगा नहीं, तो इन्फ्लुएंस होगा, तो पूरे आइन की जो आपकी रूह है वो भी वायलेट होगा और आइन की शेकिंग भी वायलेट होगी, इलेक्शन एक्ट भी वायलेट होगा। लेकिन वही स्टेप जो है वही इन्होंने खुद प्रपोज किया। मुझे नहीं पता ये नाम फाइनल के नहीं फाइनल के, लेकिन PMLN से आप इस तरह के जो इलेक्टोरल या पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका यही होगा कि किसी बाय हुक और क्रुक हमने इलेक्शन जीतना है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना है तो उसका जारी बात है एक मेजर रोल होगा आपके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। पार्टी अफेंड हो सकती है आपके ख्याल में? बिल्कुल होंगी। देखें कौन नहीं चाहेगा, जरदारी साहब जो भी हो, ही थिंक्स, ठीक है, वो सोच के फैसला करते हैं। मेरे ख्याल से इस पे कंसेंसस पीपल्स पार्टी की साइड पे जो शेर रहमान का बयान भी आगे मुझे नज़र होता हुआ नहीं आता, होता हुआ नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसमें ये लोग अमेंड करना चाहें, जिसमें वो चाह रहे हैं कि कुछ पावर्स आ जाएं और वो अमेंड करके मेजर रोल दे दें इंटरिम PM को, तो एक तो सेक्शन 230 में अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है, लेकिन वो फिर आइन की जो रूह है उसके खिलाफ चली जाएंगी, क्योंकि आइन में भी बहुत सी शिकें हैं जो एक केयर टेकर सेटअप की बात करते हैं और एक केयर टेकर को यू मस्ट टेक कॉफी। मैं क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने रखती हूँ कि एक तो ये कि ऐसे जिसको शकूक की निगाह से ही देखा जा रहा है इस तरह का नाम सामने आना, फिर उस पर पीपल्स पार्टी की तनकीद, हालांकि दुबई की एक बैठक हुई थी उसके बाद कंसेंसस से फैसले सामने आने चाहिए थे। आपके ख्याल में टारगेट क्या हो सकता है इस तरह की खबर फ्लोट करने के बाद? IMF को तो जाहिर है इसहाक डार साहब पता नहीं एक्सेप्टेबल है या नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी होती हैं कि अगर आपको एक बहुत बुरी ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो उससे ज्यादा बुरी पहले आप फ्लोट करते हैं, तो देयर मे बी अ रीजन कि आप लेसर इविल नहीं, बट अनदर क्वेश्चन, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। आई डोंट नो असल में रीजन क्या है। शायद मैंने सुना एक खबर ये भी है कि जरदारी साहब ने पीर बगारा साहब का नाम फ्लोट किया हुआ था अनऑफिशियली, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये दिया था कि असल जिस पे आना है वहां पे आ जाए। सो ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक तरफ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हम देख रहे हैं कि तेजी से जनरल साहब काम हो रहा है। अगले हफ्ते जो तरमीम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से की जानी है उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दिया जाएगा, और वो तरमीम इस सिलसिले में की जा रही है कि इंतखाबात शफाफ हों और उसके नताइज सबको काबिल कबूल हों। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का नाम सामने आना, अभी तक की बातों से तो मैं ये समझ पाई हूँ कि ये वाटर टेस्टिंग, ये नब्ज टेस्ट की जा रही है। आपके ख्याल में इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस तरह का नाम सामने लाने के? देखिए, सबसे आसान तरीका तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसी को आप केयर टेकर का नाम दे दें, और इलेक्शन जिस तरीके से जो मैं डिस्कशन से ये देख रहा हूँ, जो मेरी नज़र में जो मुझे समझ आ रहा है ये कि ऑलरेडी वो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन जीत के आएगा और कौन पॉलिसीज चलाएगा। इसहाक डार साहब का नाम तजवीज़ करें, किसी और का चुनें, ताकि आइंदा भी यही काम चलता रहे। अगर यही करना है तो आसान तरीका ये है कि किसी को सेटअप को आप केयर टेकर का नाम दे दें, एक दिन का नाम इलेक्शन की आप बात कराएं, और आप जो भी हो इलेक्शन में रिजल्ट में रहना तो इन्होंने ही है, इसलिए चलता रहे काम। देखिए, इशू बहुत बड़े हैं हमारे। इशू हमारा ये है कि इस वक्त जो आप बात कर रही हैं, मैं भी ये बहुत पढ़ता रहा हूँ कि आपकी जो सेंसस है वो ये जा रहे हैं 2017 के सेंसस पे जो बात हो रही है, और हुकूमत इस पे आमादा इसलिए नजर आती है कि हुकूमत को ये सूट करता है, क्योंकि 2017 से लेके आज तक जो लास्ट सेंसस जो हुआ या अभी तक उसकी जो भी खबरें आई हैं, देयर बीन एडिशन ऑफ अबाउट 30 मिलियन न्यू वोटर्स, और ये नए वोटर वो हैं जो साढ़े 18 साल उनकी उम्र हुई है, इन पिछले 5-6 सालों में से आगे हुए हैं सारे। इन सब वोटर्स को कैसे संभाला जाएगा, एक तो ये मसला है सबका। नंबर 2, जो इलेक्शन इस्लाहात करें, इस्लाहात हम कर क्या रहे हैं? अभी तक किसी ने ये पब्लिक डिस्कशन के लिए, ये पब्लिक डिस्कोर्स के लिए सामने लेके आए नहीं है। ये किस तरीके से शफाफ होगा इलेक्शन? पाकिस्तान का इलेक्शन कोई भी आज तक उसके ऊपर उंगलियां उठी हैं,
और कई दफा तो पूरे पूरे हाथ उठे हैं उसके ऊपर। हाँ, सही यही कह रहे हैं। यही हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ढाई 3 4 साल तो सिलेक्टेड हुकूमत की बात करते रहे, और यहाँ तक भी था कि हम इसमें ना बैठे, पार्लियामेंट में ना बैठे 2018 के बाद, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद ये हुकूमत में बैठे हुए हैं ये सारे। तो इलेक्शंस आप जो मर्जी कर लें, जहां से मर्जी जिस शख्सियत को लेके आ जाएंगे आप, मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, पाकिस्तान में किसी शख्सियत को लेके आ जाएं, आप केयर टेकर बना दें, उसको मुतनाज़ा बनाने में आपको आधा घंटा लगेगा। इसकी वैसे कोर वजह क्या हो सकती है जनरल साहब? पोलराइजेशन है इसकी वजह? क्यों इंतखाब के नताइज तस्लीम नहीं किए जाते? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी तक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अपना हमारा मैच्योर नहीं है कि हमें ये पक्का यकीन होता है कि इलेक्शन तो मैंने ही जीतने हैं। जो हमने मनूवरिंग की हुई है, देखिए पाकिस्तान में ही है ना, 2 साल पहले बड़ा शोर उठा था कि सिंध में तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन जाली वोटर्स का इंदराज हो गया है, उसको कैसे निकाला जाए। इसी तरह पंजाब में 12 ये सवाल उठा है, और ये हकीकत भी है कुछ इलाकों में तो मैं जानता हूँ कि जहाँ पे लोगों ने अपने जाली वोटर रजिस्टर कराए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के ID कार्ड वगैरह लेके, उनको आप निकालना चाहते नहीं है उससे, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके बैलेट बॉक्सेस में आपकी तरफ से कोई 4-5 हज़ार वोट हैं तो आपको जीतना आसान हो जाता है। तो बहुत सारी इस्लाहात जिनकी हमें जरूरत थी, उसकी तरफ तवज्जो हमने दी नहीं। अब जब के इंतखाबात लगता ही हो कि सर पर होंगे, मेरा अपना डाउट है इसके ऊपर कि सर पे होंगे इलेक्शन, मेरा अपना ख्याल ये है कि इलेक्शन 20 साल तक जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे और अवामिल हैं जिसमें कार फरमा है इस वक्त। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की जो बात की जा रही है, ये सिर्फ एक डिस्कशन के लिए लोगों को, मीडिया को बनाया जा रहा है, वरना हुकूमत को और फैसला साजों को ना इसमें कोई आर है। आइन को कैसे मोड़ना है अपने मकसद के लिए, किस जगह लेके जाना है, कैसे उसको आपने ठीक करना है, कैसे अदालतों को प्रेशराइज करना है, कैसे हमने सेक्शन 144 को तस्लीम करना है या कब तस्लीम, चंद एक घंटों के लिए तस्लीम नहीं करना हमने। तो जब आप कानून को इस तरीके से आपने उसको इतनी लचक खुल के दे दिया, आपने मुमकिन बना दिया। जी, मुमकिन बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त जो शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान भी आज के मिजाज के मुताबिक बहुत दूर हैं। जब तक आप ये आपस की तफरीक खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप सारे पॉलिटिकल हेड्स बैठकर एक खास फैसला नहीं कर लेंगे कि 1 2 3 4 चीजें हम नहीं करेंगे, 1 2 3 4 चीजें हम करते रहेंगे, जब तक ये बात होगी उसके बाद आपके लिए मसला नहीं होगा। वरना आप देख लीजिएगा ये इलेक्शन जो मर्जी करा ले आके यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आपके और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख्यालात हैं, वो कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात बेमकसद नजर आ रहे हैं। जनरल साहब की बातों में बहुत से इशारे हैं, इन इशारों पर गौर करने के लिए हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इर्तिका जो है वो हमारे कायनात का निज़ाम का हिस्सा है, और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसले जो है वो लंदन में लिए जाते थे, लेकिन अब थोड़ी चेंज ये आई है कि बिग बैंग के बजाय अब बुर्ज खलीफा का जो एरिया है वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे यहाँ पे खलीफा कौन होगा, ये फ़ैसले वहाँ किए जाते हैं। ये दुबई में बड़े फिर बैठने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमेटियाँ बन रही हैं निगरान सेटअप के हवाले से। आपके ख्याल में ये बैठक जो दुबई में अब होने जा रही है, ये कितनी अहम है? और मरीम नवाज साहिबा वतन वापस पहुंच गई, किस टास्क के साथ आई हैं पाकिस्तान? देखिए, अब इशू ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने ही फैसले करने, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फैसले मुल्क के अंदर किस तरह होने उसके हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। क्या आइन और कानून में कहीं पे गुंजाइश है कि आप दुबई में करें या मोंटी कार्लो में करें, या आप जो है वो साउथ अफ्रीका में करें, या आप ताइवान में करें, कहीं पे भी करें, ठीक है। ये अब ये लास वेगस में करें। अब ये तो नहीं हो सकता ना मैं और राना साहब जॉइंट सेशन में बैठ के फैसला कर दें। मतलब अब इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि जिसका जिधर दिल चाह रहा है वो वहाँ बैठ के फैसला कर रहा है। फिर वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर कहा जा रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी वो ख्वाहिश है। अगर निगरान वज़ीर आज़म के लिए ये गुंजाइश निकाली जा सकती है कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो फिर यकीन करें कि ये जिस तरह के आइनी साइंसदान हैं, ये इसमें से कोई ऐसी गुंजाइश निकालें कि 2-3 वज़ीर आज़म बना रहे। एक वज़ीर आज़म सुबह को हो, एक शाम को हो, अपनी अपनी मर्जी का। ये मेरे वाला वज़ीर आज़म ना, सॉरी गलत वज़ीर आज़म आ गए, दूसरे वाले में आना था। ये तकरीबन 5 वक्त का बना दे। ऐसा हो ना, हर किसी का अपना अपना वज़ीर आज़म हो। अब वो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो पोर्शंस में कर दें। ऊपर वाले पोर्शन में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो, नीचे वाले पोर्शन में नॉन लीग का वज़ीर आज़म हो,
ठीक है, साथ वो पीछे जो है जुबार लॉन में JUI के वज़ीर आज़म को तंबू लगवा दें। तो मसला ये है कि जिस किस्म के हालात हैं, क्या आपको कहीं पे संजीदगी नजर आ रही? अब ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई खुदा ना खास्ता में तमस्खर नहीं उड़ा रहा, ये वो हो रहा है जो आइन के साथ मजाक और कानून के साथ जो मजाक किया जा रहा है, उसको मैं देख के ये बातें कर रहा हूँ कि क्या आइन और कानून की ये रूह है, ये मंशा है। तो इनको सोचने की जरूरत है। जो भी फैसला करना है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट को देखें, उससे गाइडेंस लें और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भरोसा करें, और जो बड़े बड़े फैसले हैं उसमें आवाम को स्टेक होल्डर बनाएं। खुदारा ये तासुर ना दें कि दो खानदान बैठ के दुबई में या लंदन में बैठ के कोई फैसला कर रहे हैं। आवाम को इसमें शामिल करें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, जिसको आवाम मुंतखब करेंगे, जो आपका ऑफिशियल हुक्मरान होगा, जो ऑफिशियल अपोजिशन लीडर होगा, यकीन करें अगर उसको आवाम की ताईद हासिल होगी तो हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं, अगर वो हल ना भी हों तो काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी आएगी। आवाम को स्टेक होल्डर बनाए। लेकिन राना साहब, इसमें मिसिंग जो है वो ये कि मौलाना साहब को ही कंसल्ट नहीं किया गया। एक बार फिर वो अकेले दिखाई दे रहे हैं और ये भी खबर है कि वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि पहले 8 अगस्त को असम्बली तहलील होने का ऐलान हुआ, फिर तरदीद हुई कि ऐसा कोई प्लान नहीं बना, और उसके बाद अब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नाम सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अब ये किस सिलसिले में बैठे हैं दुबई में, और ऐसा तो नहीं कि कहीं मैच फिक्स है, ऐसे ही बस रस्मी ऐलान होना बाकी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैच फिक्सिंग नहीं हुई। यहाँ पे अगर दूसरी दफ़ा जा रहे हैं एमिरेट्स हिल में और वहाँ पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना साहब को भी बुलाया गया था, और मेरी इतलात ये है वैसे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल या परसों लंदन रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे चले जाएंगे दुबई से, और वहाँ पे क्या होता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल उनको कंसेंसस पे किसी पे पहुँच सके हैं ये लोग, क्योंकि अभी इस सिचुएशन ये है कि अगर वो कहते हैं जी इसहाक डार साहब को बना देते हैं, इधर से एक नया नाम अभी आ जाएगा रात को आपके पास पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसको कहेंगे जी उसको बना देते हैं। क्या नाम हो सकता है राना साहब? एक सिचुएशन बनी रहेगी। कोई हिंट तो दें राना साहब, क्या नाम हो सकता है? मेरा नाम तो नहीं है, शेरी रहमान का नाम नहीं है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल में किसी का भी नाम हो सकता है। पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब किसी का भी नाम दे सकते हैं, और जरदारी साहब किसी का नाम, जिसका भी नाम देंगे। पता है एक अरसे से ये कंसिडरेशन थी कि कोई टेक्नोक्रेट हो निगरान सेटअप के लिए, और हफीज शेख साहब का नाम जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रहे हैं, उनका नाम आ रहा था पहले, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने अपने वजीर खजाना का नाम दे दिया है। कहीं काउंटर करने के लिए तो नहीं ये नाम सामने रखा गया? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। लेकिन देखें, होना पता क्या चाहिए मेरे ख्याल में, मेरा जाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि थोड़ी सी नो हाउ जो मुझे है यहाँ पे पॉलिटिक्स की, उसके मुताबिक ऐसा शख्स होना चाहिए हु इज़ अ न्यूट्रल गाय, जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक ना हो एज सच, ठीक है, और उसका स्टेक पे भी कुछ नहीं होगा। जब किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, स्टेक पे कुछ नहीं होगा, और जो उसने काम करने हैं, हाँ उसको इख्तियारात ज़रूर दे दें आप, और हो सकता है इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर भी ना हो, आगे चले जाएं, तो उसको इख्तियारात अगर मिल जाएंगे तो वो अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर से निकल के वो डिसीजन मेकिंग में चला जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग जब होगी तो सारी सिचुएशन अच्छी बनी रहेगी। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप किसी न्यूट्रल आदमी को लेके आएंगे जो कि सियासतदान नहीं होगा या सियासत से उसका ताल्लुक नहीं होगा, तो आपके जब भी इलेक्शंस कराएं आप, चाहे 1 साल के बाद कराएं, जब भी कराना चाहें कराएं आप, लेकिन जब आप इलेक्शंस कराएंगे तो उस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठेगा, सवाल नहीं उठेंगे, मतलब उठेंगे जरूर, लड़ाई झगड़ा फिर भी होएगा, जो भी हारेगा वो डंडा सोटा करेगा, बट देन अगेन द पॉइंट इज कि वो किसी हद तक मेलो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए आपकी बात, सबसाइड कर जाएगा। जितनी इस वक्त न्यूट्रल सेटअप की जरूरत है ना राना साहब, पार्टी से आ जाए, इंज नहीं होना, इंज नहीं गल अगर आप कहेंगे नून लीग से आए तो वो कहेगा उस तरह नहीं, इस तरह, दैट्स अ बिग नो, पार्टी वाले कहेंगे, सो इसलिए न्यूट्रल ले आए। अतर काज़मी तो इज आउट ऑफ, ही इज नॉट इन द रन, ठीक है, अतर काज़मी तो रिजेक्ट हो गया। नहीं रिजेक्ट नहीं हुए, वो दस्तबरदार हुए हैं खुद, नहीं वो रिजेक्ट नहीं हुए राना साहब, ऐसे मत कहें, ही इज नॉट रिजेक्टेड, नहीं रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं राना साहब, नहीं आशा ऐसी हिमायत नहीं करें आप अतर काज़मी, नहीं हिमायत की बात ही आप सबूत पेश करें ना। नहीं इन्होंने नहीं, मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, मैं सबूत ये भी पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं तो कई सबूतें पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो एक छोटी सी, मैंने एक यहाँ पे YouTube पे एक छोटा सा वीलॉग किया था, IBA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है,
ठीक है, उसने मत मार दिया आईबीए की कराची की, उसने बेड़ा गर्क ही कर दिया, तो उस पर भी मुझे लोग कह रहे सबूत दो, तो मैं कह सबूत उथे पे ने जाके ढूंढ लो आपे। नया कानून आ गया डिसइंफॉर्मेशन, इसलिए छोटी छोटी बातें खिलाफ बड़ी सख्त सजाएं, बिल्कुल सख्त सजाएं। सबूत देने पड़ेंगे। जी हाँ, सही बात है जी, वो दिया सबूत देंगे जी, कोई मसला नहीं, सबूत देंगे, डंके की चोट पे देंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीए बैठा हुआ है उसके भी सबूत दूंगा। अच्छा, अतर की इनोसेंस के लिए इतना काफी है कि राना साहब ने दूसरे फरीक को बिल्कुल और सीधा साफ एक फैसला दे दिया। इसी तरह के फैसले आजकल इन फैशन है। ब्रेक के बाद आते हैं, उन पे बात करेंगे अबू सर से। वेलकम बैक टू द शो। कुछ फैसले और कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, जिनमें एक में तो कल गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के जारी कर दिए कि उन्होंने ताउन नहीं किया अभी तक, तो अब उन पर अमल दरामद यकीनी हो गया। दूसरा साइफर केस, उसमें भी कल एफआईए में पेश। कौन सा केस इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखें, जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन वाले केस की बात है, ये तो इसमें इन्होंने अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू किए हैं। ये नॉर्मली राना सनाउल्लाह साहब के भी हुए थे, आपको याद हो। जी जी जी, इससे पहले भी के भी हुए थे, जब इन्होंने जमान पाक पे पुलिस ने दावा बोला था, सारा कुछ हुआ था। लेकिन ये ऑर्डिनरी मैटर में होते रहते हैं। इसका मकसद ये होता है इसको अरेस्ट करके जेल में डालो, इसको कहो कि आके अदालत में हाजिरी यकीनी बनाओ। अगर वो पुलिस को वहाँ पे छोटी दे देते सुबह मैं पेश हो जाऊंगा, तो दैट इज इनफ, इतना ये इशू नहीं होता। ठीक है। जहाँ तक साइफर वाले इशू की बात है, देखें वो एक तो मुझे थोड़ा सा उसमें वो लतीफ़ा भी मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर के बगैर 164 की स्टेटमेंट या 161 की स्टेटमेंट, हमें नहीं पता कौन सी थी, वो अभी सामने भी नहीं आई। जो एक दो पेजेस आए थे वो तो ये लगता था किसी थर्ड पर्सन ने बैठ के कोई स्टोरी नहीं लिख रहे होते, कहानी वो लिख के बताया जी आजम खान ये कह रहा था, मैंने सुन लिया, ये कह रहा था, ये सो दैट इज नॉट 164 स्टेटमेंट। अगर होती तो रिकॉर्ड पे आ जाती है। हाँ, जैसे वो मोहम्मद खान भट्टी साहब की भी तो एक वीडियो आई थी, लेकिन कुछ नहीं बना उसका। जी, वो दैट इज नथिंग। देखिए, एक बंदा 2 महीने से ऑफिशियली रिकॉर्ड पे गायब है, उसकी आउट ऑफ सडन आप कहें जी उसने ये मान ली है, और वो स्टेटमेंट भी नहीं आई अभी जो कोर्ट में रिकॉर्ड कराई है, तो उसको आप क्या उसकी ऑथेंटिसिटी। लेकिन उसके बाद नैब के बाहर जो उनकी एक तस्वीर मुबैना तौर पर आई सामने, उधर भी तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने स्टेटमेंट वो अभी नजर तो आए ना, हमने तो नहीं देखी स्टेटमेंट। क्या खबर आती है जिन्होंने ये कहा है, ये कहा है, और चंद मखसूस लोग ही वो ट्वीट करते हैं। मुझे नहीं पता उनको कहाँ से आती है, सबको नहीं आती। राना साहब ने तो नहीं ट्वीट की, अत्तर ने तो नहीं ट्वीट की, किसी लोगों कुछ खास लोगों को आती है, वो ट्वीट हो जाती है उसके बाद। तो उसकी वजह से इन चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं, अंतिम अदालत के रिकॉर्ड का वो हिस्सा बने। सो साइफर, अब उस पर एलिगेशन क्या लगा ये भी नहीं पता, क्या क्या एलिगेशन जो सामने खबरों में आ रहा है वो ये है, वो तो नोटिस में भी नहीं एलिगेशन में लिखा हुआ है कि जी इन्होंने साइफर को यूज़ किया फॉर पोलिटिकल माइलेज, अभी ये हमें नज़र आ रहा है। तो अगर पोलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ किया है तो आप फिर खोलने क्या साइफर में जो लिखा है, पहले कंफर्म तो कर ले उन्होंने जो साइफर में लिखा क्या वही बताया है। अगर वो बताया उनको उससे कोई नुकसान हुआ है तो वो तो फिर अपनी पोलिटिकल स्पीचेस में यूज़ करेंगे ये चीज़ कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अगर वो उसमें लिखा हुआ है तो पहले आप सामने प्रेजेंट करें जी ये साइफर में लिखा हुआ है, अगर उसमें सच है झूठ है तो आखिर में देखिए पॉलिटिकल ट्रूथ आ जाता है जब सच बाहर आता है। और जिन्ना हाउस हमला केस, उसमें अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बड़े बड़े नाम जो कि अभी तक शिकंजे में उस तरह से आ नहीं सके। प्रोक्लेमेशन इशू हुई है सेक्शन 87 सीआरपीसी में, अभी इश्तिहारी करार नहीं दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें, जब वो अगर पेश नहीं होते तो होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इश्तिहारी तो इस मुल्क में हमारी बड़ी लीडरशिप को करार दिया गया है। और एक तो कुछ लोग तो बड़े खुशकिस्मत है, मेरे ख्याल से ये 20 लोग हैं, इसमें इनको खुश होना चाहिए कि ये फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसाक डार साहब भी इश्तिहारी रहे काफ़ी अरसे तक, और फिर उसके बाद वो उनको सरकारी जहाज लेके आया और डायरेक्ट आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो दे हैव आल्सो क्वालिफाइड टू बिकम ईदर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस पे तो उनको खुशी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद जब पेश होते हैं तो उसके बाद आपको पता है केसेस पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि अगर आप जेल जाएंगे बड़ी मंजिल आपकी मुंतजर है, आप वज़ीर आज़म बनेंगे। जेल जाना जरूरी है बड़े ओहदे के लिए, ये कहा जाता है, इन फैशन है। अच्छा, तोशा खाना केस जी, उसमें जज साहब ने रुजू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो पर्सनल लेवल पे उनकी देखें जज साहब टू बी फेयर, इस जो सिंपल रूल है ना एक जज होने का, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, आज से बहुत सा हज़ार साल पहले एक बड़ा अच्छा फिलोसफर था सोक्रेटिस, उसने 4 कंडीशंस बताई थी एक जज में होनी चाहिए। उसमें था कि सुनता हो आपको गौर से जब आप केस कर रहे हो, उसके बाद आपको वाइजली आंसर करे और आपको संजीदगी से सुने, और चौथी उसकी जो कंडीशन थी सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इम्पार्शियल डिसीजन दे, गैर जानबदार उसका रवैया आपको लगे, ये नहीं कि फैसला, और उस तासुब से पाक हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर जज में आपको तासुब नजर आए, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये बाइस्ड है, तो आपके पास हमेशा कंडीशन होती है, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जी ये मेरा केस मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पे चेंज कर ले, इस पे कंडीशन। और ये बगैर किसी हवा में नहीं दी गई, वैक्यूम में नहीं दी गई। देखें जज साहब का अकाउंट था सोशल मीडिया का,
उसके बाद उसमें पोस्ट उन्होंने मान लिया मेरा अकाउंट है, लेकिन ये पोस्ट मेरी नहीं है और बड़ी देखें गलत किस्म की पोस्ट थी वो। अगर उनकी पोस्ट नहीं थी, वो 4 साल पुरानी पोस्ट है। क्या ही वेंट टू FIA अंडर द पीका लॉ के करें, मैंने पोस्ट नहीं की वो तो नहीं, लेकिन अब इशू आया तो उन्होंने कहा। तो इस वजह से देखें इस पे वो मिर्जा गालिब का शेर याद आ गया मुझे, जो तासुब होता है ना उसका कोई इलाज नहीं होता। उसका इलाज यही होता है जिस शख्स के पास आपका केस है उससे अपना केस आप हटवा लें और बंदा सुल्ले फैसला करते। इसका इलाज यही है। वो गालिब ने कहा था ना जी, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए, तासुब भी जब है तो उसका क्या कीजिए। हाँ, क्या कीजिए। इसमें मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए और ऐसे जज के पास केस लगना चाहिए जिस पे दोनों पार्टीज राजी हों। एक पार्टी अगर राजी नहीं है तो दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये फिर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर होता है। चलें, ये लीगल इश्यूज के हवाले से तो बड़ी अच्छी हमें रहनुमाई मिल गई। ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जनरल साहब, क्या नब्ज देख रहे हैं आप दुबई प्लान की? देखिए, दुबई प्लान में जो कोशिश ये की जा रही है कि अवाम की तो खैर किसी को फिक्र नहीं है कि भाई पीस पार्टी को, नून लीग को और उनके जो तीसरे बड़े इत्तेहादी हैं बुरहान रहमान साहब, इनको कैसे जो नेक्स्ट सेटअप है ये ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इनको सेट करेंगे ताकि जो हमारी नाव चल रही है कोले खाती हुई इसी तरह चलती रहे। ये मेन मसला भी ये है क्योंकि पीस पार्टी सिंध में तो समझती है कि उनका कोई मुकाबला है नहीं, अब वो कुछ अपने लिए और जगह भी चाहती हैं। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब जिनके तकरीबन सारे स्टेक्स केपी में हैं, वो भी अपने थोड़ा बहुत पाउंड ऑफ फ्रेश रहना चाहते हैं। याद रखिए पिछला जो इलेक्शन था उसमें मौलाना साहब के कैंडिडेट ने अलाड़काना में पीस पार्टी के कैंडिडेट को हराया था और वहां पे बहुत हंगामा हुआ था, हराया था उसके से। पीस पार्टी का उनका मौलाना साहब का सिंध में भी थोड़ा बहुत स्टेक है, वो वहां पे चाहते हैं। बलूचिस्तान का जहां तक मामले का ताल्लुक है वहां पर भी मैं ये समझता हूं कि अभी तक चूंकि जरदारी साहब ऑन द क्वाइट काम करते रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि नेक्स्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट में वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग को ये मजबूत कभी मंजूर नहीं होगा कि सिंध 2 जो सूबे हैं उनमें पीस पार्टी की हुकूमत इसी के से कायम हो जाए। वो जब चाहे अपनी फेडरेशन को वो ब्लॉक करना चाहे कर सकते हैं वो उसके। तो ये सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और ये मेरा नहीं ख्याल है कि 1-2 मीटिंग में इनका हल हो जाएगा। अल्टीमेटली आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये हंडिया बीच बाजार फूटेगी और उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये आपको अब नजर आ जाएगा बहुत जल्दी कि ये आपस में इनके जिस झगड़े चल रहे हैं और झगड़े जो हमें सामने जो बड़े मीठे मीठे बयानात हैं उससे बहुत पीछे हटके बहुत ज्यादा जो इनके आपस में टेंशन है इस बात पे है। और नेक्स्ट सदर कौन होगा वो भी एक झगड़ा है इनके लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी देखिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इतनी आसानी से वो नहीं चाहत मानेंगे पीस पार्टी वाले कि भाई आप फेडरल पूरी फेडरेशन पे, पंजाब पे, केपी पे और इसी तरीके से दूसरे सूबों में इस तरीके से आप विराजमान हो जाएं कि सिंध में या कहीं भी जब भी चाहें पीस पार्टी को वो तंग कर सके। इसके लिए बहुत सारी शिस्तें हो रही हैं। सही कह रहे हैं आप जनरल साहब, बेशक दूरी सही या कंफर्म ना सही, लेकिन जब भी होंगे बहुत दिलचस्प होंगे। इसी के साथ खत्म करते हैं प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने